हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने लास्ट चैप्टर में मोशन के बारे में स्टडी की। हमने ये पढ़ा कि गाड़ी एक्सेलरेट करती है, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जाती है, यूनिफॉर्म मोशन में जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, रेस्ट पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। बट हमने कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करा कि उसको एक्सेलरेट करा रहा है तो कौन करा रहा है। अगर वो कांस्टेंट मोशन में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो क्यों जा रही है। तो अब हम उसका रीज़न पढ़ेंगे कि वाई समथिंग एक्सेलरेट्स और कभी कोई चीज़ एक्सेलरेट नहीं करता तो उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले फोर्स सबने सुना होगा। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी भी चीज़ को जैसे खींचो, जैसे कार्ट है ये, ठीक है, कार्ट को मैं फोर्स लगा के आगे की तरफ पुल कर रहा हूँ, इस तरफ पुल कर रहा हूँ। ऐसे ही मान लो कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, तुम इसे आगे की तरफ पुश कर रहे हो, तो फोर्स इज अ पुश और पुल। अब ये मूव करता है नहीं करता वो आगे देखते हैं। तो फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट। कि कॉन्टेक्ट के बेसिस पे फोर्सेस दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जैसे ही मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो मैंने रस्सी पे, यहाँ से कार्ट पे किसी रस्सी से बांध रखा है और रस्सी पे फोर्स लगा रहा हूँ, रस्सी मेरे साथ कांटेक्ट में है। ऐसे ही मैं ब्लॉक पे, ब्लॉक मेरे साथ कांटेक्ट में, मेरे हाथों के साथ मैं पुश कर रहा हूँ। ये पेन है, पेन को उठा रहा हूँ तो कांटेक्ट आ रहा है, इसलिए ये मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉन्टेक्ट फोर्स। बट कुछ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी होते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कैसे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और अर्थ एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, जबकि अर्थ और सन इतने डिस्टेंस पे हैं, उनमें कांटेक्ट भी नहीं है। तो ये कौन से फोर्सेज हैं? दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज। जैसे एप्पल का एग्जांपल सुना है कि एप्पल ट्री से फॉल कर रहा है या कोई पत्ते नीचे गिर रहे हैं, क्या रीज़न है उसका? अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स के साथ? उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, बट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सिमिलरली जैसे मैं बोलूँ दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये दो मासेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दो लाइक चार्जेस हैं, ये रिपेल करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी मैग्नेटिक फोर्स, जब हम मैग्नेट को आयरन की तरफ लेके जाते हैं तो मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है किसी फोर्स के साथ। तो ऑल दीज फोर्सेस आर व्हाट? कौन से फोर्सेस हैं ये? दीज आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेट पे भी फोर्स लगता है, जैसे आयरन मैग्नेट को फोर्स लगाता है तो मैग्नेट पे भी आयरन की तरफ कुछ फोर्स लगता है। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स? फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हमें देखते हैं। फर्स्ट, फोर्स कैन डिस्टोर्ट अ बॉडी। जैसे मान लो एक रबर का बॉल लिया, उस पर मैंने फोर्स लगा दिया तो मैं उसका शेप है जो वो डिफॉर्म कर सकता हूँ। एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग पे फोर्स लगा के खींच दो, क्या होगा? स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अ फोर्स कैन डिस्टोर्ट अ बॉडी। ऐसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तुम उस पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने से ये वो मूव करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, या एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर सकता है। जैसे गाड़ी है, कई बार गाड़ी मेरी खराब हो गई, मैंने उस पर धक्का लगाया तो धक्का लगाने से वो चलना स्टार्ट कर सकती है। ऐसे ही कोई चलती चीज़ आ रही है उसको रोक सकता है, जैसे पेन है, ठीक है, इसको फोर्स लगा के मैं मूव भी करा सकता हूँ, और ये घूमता हुआ आ रहा है, मैंने इसको रोक दिया। तो फोर्स लगा के तुम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हो। कैन चेंज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब जैसे ये जा रहा है, ठीक है, किसी स्पीड से जा रहा है, मैंने एकदम से धक्का दे दिया, इसकी स्पीड चेंज कर दी। पहले किसी वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो पेन, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है, मैंने एकदम से इसकी स्पीड चेंज कर दी। तो हम स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, ऐसे मान लो चलता हुआ आ रहा है, मैंने क्या करा? फोर्स लगा के इधर भेज दिया। ऐसे आ रहा था, मैंने फोर्स लगा के उधर भेज दिया, तो हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स की एक और अच्छी डेफिनेशन क्या है? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल
exerted on an object that can cause the object to speed up, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड डाउन, ठीक है, स्पीड कम कर सकते हो, चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हो कोई, एंड शेप एंड साइज, ठीक है, एंड कैन डिस्टोर्ट शेप एंड साइज, उसका शेप या साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। अब हम दो टाइप के फोर्सेस पढ़ते हैं, वन इज बैलेंस फोर्स एंड अदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? बैलेंस फोर्सेस, जैसे समझ आ रहा है कि कोई चीज़ बैलेंस्ड है, तो अगर कोई फोर्स बैलेंस है उसका क्या मीनिंग है? इफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो है, फोर्सेस लग तो रहे हैं बट नेट फोर्स जीरो है, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो इस केस में टोटल फोर्स कितना होता है उस पर? जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, मैंने इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एक 5 का लगा दिया, और इधर से 15 न्यूटन। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं। क्या ये एक्सेलेरेट करेगा? इस पर नेट फोर्स कितना है? बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। जैसे ये पेन है, मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा। मैं इस फिंगर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इस फिंगर से फोर्स लगा रहा हूँ, बट ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि नेट फोर्स कितना है? जीरो। जैसे मान लो कुतुब मीनार, एक एग्जांपल देते हैं, ये कुतुब मीनार है, तुमने इस पर कोई फोर्स लगाया बट कुतुब मीनार मूव नहीं करता, तुम फोर्स लगा लगा के थक जाते हो। क्यों? क्योंकि ग्राउंड भी कुतुब मीनार पे जितना तुमने फोर्स लगाया, ग्राउंड भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। इस पे नेट फोर्स कितना है? रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। समझ आया ये? रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी उसका कितना होता है? जीरो। तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब अगर वो पहले रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो पहले किसी वेलोसिटी से जा रहा था तो अभी भी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, इज जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं है, द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे ये पेन है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये रेस्ट पे था, मैंने फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब ये एक्सेलरेट करे। तो जैसे ये कुछ ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया और ये एक्सेलरेट करने लग गया। तो इफ रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड वेलोसिटी चेंजेस, तो इस केस में अनबैलेंस्ड फोर्सेस में टोटल फोर्स कितना होता है सिस्टम पे? इट इज नॉन जीरो। अब आगे इसमें आते हैं, मैकेनिक्स में क्या कहता है। पहले ना एक थ्योरी थी कि अ कॉन्टिन्यूस अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें उस पर कॉन्स्टेंट कुछ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पेन है, ये थोड़ा सा चला, उसके बाद अपने आप रुक गया। ये पेन मैंने मान लो को स्पीड देके छोड़ रखा, थोड़ा सा गया, रुक गया। अगर मैं चाहता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे तो मुझे कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो लगाना, जो नेट फोर्स हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये पहले थ्योरी था। तो क्या कहता है? कहता है कि जैसे ये मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर मुझे इसे यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या बताया था, याद करो काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो कहता है इस पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, कुछ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। बट ये कंसेप्ट गलत था, दिस थ्योरी वाज रॉन्ग। क्यों? उन्हें ये नहीं पता था कि अगर मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तुम्हें इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मुझे पेन को मूव कराना पड़ रहा है, या किसी ब्लॉक को कुछ फोर्स लगा के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना पड़ रहा है, उसका कारण था कुछ। क्योंकि जब इसमें तुम फोर्स लगा के मूव कराते हो, ये रफ सरफेस है, कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करता है, तो इसमें पीछे की तरफ कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो हमें ये जो फोर्स लगाना पड़ता है, ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगाना पड़ता है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो मान लो जितना फ्रिक्शन है, 5 न्यूटन का मान लो फ्रिक्शन,
तो तुम्हें भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स अभी भी 0 है, तब जाके ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। वो ये फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते थे, उन्हें पता नहीं था कि फ्रिक्शन भी लगता है। वो कहते थे हम तो भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। तो दिस थ्योरी वाज रॉन्ग बिकॉज वो फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो फिर गैलीलियो आया, उसने एक न्यू थ्योरी दी। वो क्या कहता है, कहता है कि नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमें बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, ठीक है, तो कोई भी फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं चाहिए। जैसे मान लो पेन है, अगर मैं चाहता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे, मुझे फोर्स नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि रफ सरफेस है। अगर इसे स्मूथ सरफेस पे फेंक दो, स्मूथ सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जहां पे फ्रिक्शन लगे ही ना, तो तुम जितनी वेलोसिटी अगर इसे देके छोड़ोगे, ये उतनी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, क्योंकि इस पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0, तो एक्सेलरेशन इज 0, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। This concept was given by Galileo. To maintain a body in uniform motion, we need to apply an external force to counter the frictional force, so that sum of two forces sum up to 0 external force. ताकि दो फोर्सेस का जो सम आए, वो उसका सम कितना हो जाए, 0। ठीक है, तो हमें ये जो फोर्स लगाना पड़ता है किसी चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, जो हमें दिखता है, वो किसके लिए लगाना पड़ता है, हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अब बॉडी, फिर इसने क्या बताया, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज इट्स स्टेट। अगर ये कोई चीज जैसे पेन है, ये चाहता है कि भाई ये रेस्ट पे पड़ा रहे, ठीक है, अनलेस इस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आके एक्ट कर रहा हो। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल हो, तुम्हारा क्या मन करता है, तुम अगर सोते रहते हो, रेस्ट पे हो, तुम सोते ही रहते हो, कौन सी एक्सटर्नल फोर्स आके तुम्हें उठाती है कि भाई उठ जाओ, 9 बज गए, 10 बज गए, स्कूल का टाइम हो गया है, 7:30 हो गए, 7 हो गए, स्कूल का टाइम हो गया, उठो। या टीवी पे बैठे रहते हो, कौन आके उठाता है, तो वो जनरली हमारी जो फोर्स होती है वो मॉम एंड डैड होते हैं ना। चलो एक ये तो ऐसी मजाक हुआ। रियल एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो अब बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट्स। ऐसे अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह कुछ ना हो। द टेंडेंसी ऑफ थिंग्स टू चेंज, टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन इज व्हाट गैलीलियो कॉल्ड इनर्शिया। टेंडेंसी ऑफ थिंग्स या टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि वो कोई भी चेंज को रेजिस्ट करे। हमारी लाइफ में कोई भी चेंज आता है, हम उसको रेजिस्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल चेंज हो रहा हो, तुम मम्मी पापा कहते हो भाई नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगा, मेरे वहाँ पे दोस्त नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, है ना। कोई भी चीज़ चेंज हो, हम चेंज को अपोज करते हैं, है ना, मुंह फुला के बैठ जाते हो ये सब कि मुझे ऐसे, मान लो कोई भी चीज़ है। तो टेंडेंसी ऑफ थिंग्स टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन इज व्हाट गैलीलियो कॉल्ड इनर्शिया। जो उसके मोशन में जो चेंज आता है, उसका लिए जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। फिर गैलीलियो ने कुछ इंक्लाइंड प्लेन की थ्योरी दी थी। क्या कहता, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन करे, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बहुत सही, उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। और कहता अगर मैं किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर फेंक दूं, तो जैसे से ऊपर जाता है उसकी स्पीड क्या करती है, स्पीड डिक्रीज करती है। और अगर मैं इंक्लाइन पे ना रखूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, स्मूथ होना चाहिए, ध्यान रखना, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। तो कहता है इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रैक्टिकली हमें क्यों नहीं दिखाई देता, जैसे मैं इस पे फेंक रहा हूं, बिकॉज फ्रिक्शन उसे ऐसा नहीं करने देता, फ्रिक्शन उसे अपोज कर देता है। तो अगर बिल्कुल स्मूथ लो, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ लो, तो जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी वेलोसिटी के साथ वो चलेगा। इसने कुछ और थ्योरीज भी दी। क्या कहता कि अगर तुम्हारे पास ये स्मूथ प्लेन है, तो जितनी हाइट से इसे गिराओगे उतनी हाइट तक जाके यहाँ पे रुक जाता है, फिर ये वापस उसी हाइट पे आता है। तो इसका भी हम वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ेंगे चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, उस चैप्टर में इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जितनी हाइट से यहाँ पे मैंने फेंका, ये दूसरी साइड भी सेम हाइट तक ही जाएगा अगर मेरे पास ये जो सारे सरफेसेस हैं ये अगर स्मूथ हो। तो इससे एक चीज़ और समझ में आई,
मान लो मैंने इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सिमेट्रिकली नहीं बनाया, इधर ऐसे बना दिया, तो अभी भी कहता कि ये जो हाइट है, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये जो हाइट है, ठीक है, यहां से ये स्टार्ट कर रहा है, इस साइड जा रहा है, तो अभी भी ये जो हाइट है बराबर होना चाहिए। तो इस केस में इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बट हाइट ये सेम रखेगा अगर सरफेस स्मूथ है। अगर रफ होता तो थोड़ा कम हाइट पे आकर रुक जाता। ऐसे ही अगर मैं किसी पार्टिकल किसी हाइट से गिरा दूं तो ये उतनी हाइट तक जाने का ट्राई करता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे उतनी हाइट ही ना हो, आगे स्मूथ, आगे मान लो स्मूथ सरफेस है, तो ये कंटिन्यूसली मूव करता ही रहेगा, करता ही रहेगा जब तक इसको कहीं हाइट इतनी नहीं मिल जाती, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा अगर सरफेस क्या है हमारा स्मूथ। तो ये थ्योरी गैलीलियो ने दी थी। इसने एक टर्म डिफाइन करी थी इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट या थिंग्स टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। अब नेक्स्ट आए फिर न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने गैलीलियो के आइडियाज को ही फाउंडेशन रख के न्यूटन्स के कुछ थ्योरम दिए, और ये थ्योरम्स इतने फेमस है, इतने लॉज हैं न्यूटन्स के, ये 3 लॉज हैं, इतने ज्यादा फेमस है, इसका नाम भी हमने ये रख दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या थे? न्यूटन बिल्ट ऑन गैलीलियोज आइडियाज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स ब्रांच। तो उसके क्या लॉज थे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कहता है एवरी ऑब्जेक्ट continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by force impressed upon it। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पे रहेगा, अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, वो उसी वेलोसिटी से जाएगा सेम डायरेक्शन में, अनलेस उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे। ये तो हम सोच सकते हैं जैसे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, जब तक इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ये तो हमने गैलीलियो से भी, उसने भी यही बताई थी चीजें। तो कुछ इनर्शिया भी डिफाइन करा था। तो कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया? क्या बताया था मैंने? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन वेलोसिटी। जो मोशन वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो वेलोसिटी के लिए करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी है उसी तरफ तुम्हारा मोशन होगा। मान लो मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मेरा मोशन भी तो इसी डायरेक्शन में है। अगर मेरी वेलोसिटी इस तरफ है तो मोशन मेरा इस तरफ है। तो मोशन वर्ड हम वेलोसिटी के लिए ही यूज करते हैं। अब ये देखो, जैसे कि ये पेन है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये मूव कर गया, एंड दूसरा मेरे पास ये मोबाइल है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, देखो कितना ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको मूव कराने के लिए, और पेन को मैं कितना इजीली मूव करा पा रहा था। तो किसका रेजिस्टेंस, कौन रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है, ठीक है, चेंज के लिए? जैसे गाड़ी रेस्ट पे खड़ी हुई है और एक ट्रक रेस्ट पे खड़ा हुआ है, हम दोनों धक्का लगाने लग गए दोनों पे, ठीक है। 5 बंदे अगर गाड़ी को मूव करा पा रहे हैं तो ट्रक को मूव कराने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, ज्यादा एफर्ट चाहिए होगा। इनर्शिया इससे मुझे समझ आता है, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। और इन एग्जांपल से हमें ये आइडिया लगता है कि भाई किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है या किस में अपोज ज्यादा करता है वो चेंज को। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो अपोज ज्यादा कर रहा है। हल्की सी चीज है, ठीक है, उसको मूव कराना बहुत ईजी है, उसका मोशन चेंज करना बहुत ईजी है, या उसकी वेलोसिटी चेंज करना बहुत ईजी है। जितना ज्यादा कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना उसको इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, या उतना रेजिस्टेंस वो ज्यादा ऑफर करेगा। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया मास नहीं है, ठीक है। कई बार ये कुछ बच्चे यूज करते हैं कि इनर्शिया इज इक्वल टू मास, गलत। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस वो ज्यादा ऑफर करेगा। तो मोर द मास more will be the inertia of an object. अब inertia can be of 3 types. Inertia can be of 3 types. First, inertia of rest. अगर कोई रेस्ट पे है तो उसका रेस्ट का मोशन चेंज कराना। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन इज
अगर कोई किसी वेलोसिटी से जा रहा है, हमें उसका वेलोसिटी चेंज करना। ठीक है, वेलोसिटी अब दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो स्पीड चेंज करके, और दूसरा कैसे चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करके। रेस्ट पे है, रेस्ट से मोशन में लाना। अब मोशन दो टाइप्स का होता है, वेलोसिटी दो टाइप्स की होती है, उसमें दो पार्ट्स हैं वेलोसिटी में, वन इज स्पीड, सेकंड इज डायरेक्शन। तो एक तो स्पीड चेंज करना, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो ऑलरेडी हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहती है। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट means a body at rest remains at rest unless some external force acts on it। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो अपना मोशन, ठीक है, स्टार्ट नहीं करता, वो रेस्ट पे ही रहता है। जैसे ये पेन है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं ये कभी मूव नहीं करेगा। तुम्हें अगर इसको मोशन में लाना है तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना ही पड़ेगा। जैसे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। केवल जैसे हम बस में खड़े हैं, ट्रेन में खड़े हैं, क्या होता है, ट्रेन रेस्ट पे या बस मान लो रेस्ट पे। अब एकदम से जब बस स्टार्ट करती है हमें झटका लगता है। किस तरफ झटका लगता है? यस, पीछे की तरफ हमें झटका लगता है। क्या रीजन है उसका? हमारे जो फीट है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है। तो बस जब आगे की तरफ एक्सेलेरेट करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे उसके सामने की तरफ स्पीड आ गई, तो बस जब सामने की तरफ एक्सेलेरेट करता है तो हमारे फीट तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो तो आगे की तरफ जाते हैं। बट हमारा जो अपर बॉडी है उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगता। हमारे पैरों पे तो कुछ फोर्स लगता है क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है, तो कुछ ना फ्रिक्शन लगता है। बस आगे जा रही है तो पैर भी बस के साथ आगे जाते हैं। बट जबकि हमारा जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, तो अपर बॉडी वहीं पे रहना चाहता है। तो पैर तुम्हारे आगे जा रहे हैं, अपर बॉडी वहीं पे रह रहा है। तो हमें क्या लगता है, हमें तो लगता है कि अपर बॉडी किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पैर आगे जा रहे होते हैं, हमारा अपर बॉडी वहीं पे होता है, पैर आगे जाते हैं। तो पैर आगे जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा अपर बॉडी पीछे जा रहा है, तो इसलिए हमें एक पीछे की तरफ कुछ जर्क लगता है। When we are standing in a stationary bus, if the car या bus suddenly starts, we feel our body is being pushed back or feel a jerk in backward direction. Second example, जैसे हम कभी तौलिया वगैरह या कुछ भी कोई ब्लैंकेट है उसे साफ करते हैं, क्या करते हैं उसे ऐसे ना जोर से जब हम झटकते हैं, क्या होता है, जैसे ये ब्लैंकेट है, इसके बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब जब तुम ब्लैंकेट को ऐसे झटकाओगे तो ब्लैंकेट को तो तुम मोशन में ले आए, बट जो इसके डस्ट पार्टिकल्स थे उन पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तुमने तो ब्लैंकेट पे फोर्स लगाया। तो डस्ट पार्टिकल्स अभी भी क्या करते हैं, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। तो क्या होता है, ब्लैंकेट में से डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, इसलिए हम एकदम से झटका लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। फिर है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूस टू मूव यूनिफॉर्मली। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, कोई स्पीड देके फेंक दो, अगर स्मूथ सरफेस पे फेंकोगे उतनी स्पीड से ही चलता रहेगा ये, ठीक है, अनलेस तुम इसे नहीं रोको। कार वगैरह का या बस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो बस किसी स्पीड से जा रहा है, हाई स्पीड से जा रहा है, एकदम से सामने से कोई चीज़ आ गई या सामने से कोई गाय आ गई, कुछ भी आ गया, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाए, तो क्या होता है, ठीक है, वो किसी मोशन में जा रहा था, सामने से कुछ आ गया,
उसने ब्रेक्स लगा दिए, तो किस तरफ रिटार्डेशन हुआ? तुम्हारी गाड़ी रिटार्ड करती है, ठीक है। तो तुम्हारे पैर, क्योंकि बस के साथ कांटेक्ट में, तो ये तो रिटार्ड कर जाते हैं, इनकी तो स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। बट जो अपर बॉडी है उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो तो अभी भी उसी स्पीड से जाना चाहता है। तो पैर हमारे स्लो डाउन हो गए, बस के साथ रुक गए, और जबकि तुम्हारा अपर बॉडी अभी भी उसी स्पीड से जाता है। तो हमें क्या, किस तरफ झटका लगता है? हमें आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि हमारा अपर बॉडी आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसे एथलीट वगैरह जो जंप करते हैं, लॉन्ग जंप लगाते हैं, सबने देखा होगा लॉन्ग जंप। क्या होता है उसमें? वो जंप करते हुए आते हैं, भागते हुए आते हैं, ठीक है, फिर जंप लगाते हैं। तो वो पहले इतना भागते हुए क्यों आते हैं? क्या रीज़न है उसका? ताकि वो इतना मोमेंटम या इतनी कुछ मोशन गेन कर लें, फिर एकदम से जब पैर लिफ्ट कर देते हैं ग्राउंड से, तो उनका बॉडी अभी भी उसी मोशन में रहता है। तो जितनी स्पीड के साथ वो जंप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कितनी स्पीड का जंप करेंगे, उसी स्पीड के साथ, उसी स्पीड पर उसका डिस्टेंस डिपेंड करता है। तुम्हें कोई बॉल ऊपर फेंकनी है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे स्टार्टिंग में, उतनी ही ज़्यादा हाइट पे जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसे हम कई बार मूविंग ट्रेन या बस में से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जाते हैं। ऐसे बस सामने बस जा रहा है, तुमने एकदम बाहर आ गए, तो तुम्हारा जो पैर है वो तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ गए, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, जबकि हमारा अपर बॉडी है वो, उस पर तो अभी भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तुम बस में थे, बस मान लो आगे की तरफ जा रहा है, तुम बाहर जंप कर गए, तो पैर तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ गए, तो पैर तो रेस्ट में आने का ट्राई करते हैं, जबकि अपर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, अपर बॉडी अभी भी बस की डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता है। तो इसलिए हमें एक आगे की तरफ हम गिर जाते हैं कई बार। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड इनर्शिया एंड आवर लास्ट इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, कोई भी चीज अपना डायरेक्शन भी मेंटेन करना चाहता है, अगर तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो डायरेक्शन तुम्हारा क्या रहेगा? सेम। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यूज टू मूव इन दैट डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मोटर कार है या कोई बस है, कुछ भी है, कोई एक व्हीकल है, ठीक है, वो एकदम से जब स्पीड से टर्न करने का ट्राई करता है, हमें किस तरफ झटका लगता है? सोचो, जब भी वो कोई मूविंग बस, मूविंग कार, ठीक है, जब वो एकदम से टर्न करती है हाई स्पीड से, तो हम बाहर की तरफ, when the motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown outward, ठीक है। बाहर की डायरेक्शन में जिस तरफ वो घूमता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पे फोर्स लगता है। क्या रीजन है? देखो फिर से वही, यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, उसके फीट तो इस बस के साथ कांटेक्ट में है। पहले मान लो बस ऐसे सामने जा रहा था, तो फीट और उसका अपर बॉडी सामने जा रहा है। अब बस ने एकदम से इधर टर्न ले लिया, तो उसके फीट तो अब इस डायरेक्शन में जाने लगे, क्योंकि वो बस के बॉटम के साथ कांटेक्ट में है ना, जबकि अपर बॉडी पे अभी भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अपर बॉडी अभी भी क्या करेगा? वो सीधा जाने का ट्राई करेगा। तो हमारे पैर इस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में कुछ, और अपर बॉडी इस तरफ जा रहा है। तो पैर अगर इस तरफ जा रहे हैं और अपर बॉडी इस तरफ जा रहा है, तो पैर अगर हमारे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, अपर बॉडी हमारा सीधा ही जाना लगता है, तो हमें लगता है कि हमारा अपर बॉडी राइट की तरफ जा रहा है, जबकि हो क्या रहा होता है? तुम्हारे जो अपर बॉडी है वो तो सीधा जाने का ट्राई करता है, और पैर क्योंकि बस के साथ कांटेक्ट में है, तो जिस तरफ बस जाती है उस डायरेक्शन में जाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल समझ आया क्या कह रहा हूं? कोई भी तुम्हारे पास हाई स्पीडिंग व्हीकल है, जब जिस तरफ भी टर्न लेता है, हमारा जो अपर बॉडी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हारे पैर, ठीक है, बॉटम के साथ कांटेक्ट में, या तुम्हारी, अगर तुम सीट पे बैठे हो, फिर तो कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि अगर चलो मैंने पैर उठा लिया, कि अब फोर्स नहीं लगता बाहर, अभी भी लगेगा। क्यों? तुम्हारा बॉटम है वो भी तो, तुम जिस सीट पे बैठे हो वो भी तो उसके साथ कांटेक्ट में है, तो वो भी तो उसी तरफ जाने का ट्राई करता है। तुम्हारा अपर बॉडी कांटेक्ट में नहीं होता। समझ आ गई? तो क्योंकि हमारे पैर, हमारा बॉटम पार्ट, ठीक है, वो किसके साथ,
मोटर कार या बस के साथ कांटेक्ट में होते हैं वो उस डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि हमारा वो अपर बॉडी है वो सीधा जाने का ट्राई करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि पैर इधर गए, हमें लगता है कि अपर बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में जब हम बारिश के टाइम में जब बाइक चलाते हैं, वहाँ से ना मड बाहर निकलती है, इसलिए कई बार मड गार्ड लगा होता है। मड गार्ड जो इससे मिट्टी, जो टायर्स पे मिट्टी है वो बाहर आने से रोकता है, ठीक है, किसी के मुंह वगैरह पे ना लग जाए या किसी के ऊपर ना गिर जाए, छींटे ना पड़ जाए। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ से कई बार ना जो मिट्टी निकलती है वो मान लो जैसे ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे इसकी वेलोसिटी इधर होती है। हमने रोटेशन में पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है। तो यहाँ से जो पार्टिकल है, मान लो जब वो डिटैच होगा, डिटैच होने से पहले अगर वेलोसिटी इधर है तो डिटैच होने के बाद भी उसकी वेलोसिटी इधर ही रहेगी, तो ऐसे ही जाता है। हाँ, ग्रेविटी के कारण वो ऐसे फॉल करता है, अगर ग्रेविटी ना हो तो वो ऐसे सीधा ही जाता रहेगा। ये वाला पार्टिकल स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। हाँ, ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बाद में, बट जब वो अलग होगा तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती है। यहाँ से अगर कोई पार्टिकल अलग हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती है। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। मुझे कमेंट्स सेक्शन में लिख के बताओ कि ये कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन। देखो बच्चों, हम एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। ये गिलास है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और मैंने इसके ऊपर एक कॉइन प्लेस कर दिया। मैंने कार्ड को बहुत ही हाई स्पीड से, ठीक है, एक बहुत ही हाई स्पीड से मैं पुश दूंगा इसे, कॉइन वहीं पे गिर गया। इसका क्या कारण है, कौन सा इनर्शिया है, ये कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताओ।